हाय विद्यार्थी मित्रों। कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। मैं अश्विन कुमार धारीच आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने गद्य शिक्षण विधियां पढ़ी थी, आज हमारा टॉपिक है व्याकरण एवं पद्य शिक्षण विधियां। हमारा हिंदी शिक्षण की विधियों का टॉपिक चल रहा है। ये सारे जितने भी टॉपिक हमने चल रहे हैं तो हिंदी शिक्षण विधियों के टॉपिक है। जैसा कि कल हमने गद्य शिक्षण विधियां पढ़ी थी, जिसके उद्देश्य पढ़े थे, विशेषताएं पढ़े थे, गुण पढ़े थे और गद्य शिक्षण की विधियां पढ़ी थी। आज हमारा टॉपिक है व्याकरण एवं पद्य शिक्षण विधियां। हम पढ़ेंगे आज व्याकरण शिक्षण विधियां भी पढ़ेंगे और पद्य शिक्षण विधियां भी पढ़ेंगे। दोनों विधियां आज हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने के पहले हम इसके जो मूल रूप है वो जान लेते हैं कि व्याकरण शिक्षण विधियों में कौन कौन सी विधि आएगी, पद्य शिक्षण विधियों में कौन कौन सी विधि आएगी। जैसे मुख्य विधि जो है व्याकरण में आगमन और निगमन विधि है व्याकरण शिक्षण विधियों में। तो व्याकरण शिक्षण विधियों जैसे कि व्याकरण शिक्षण विधियों में आगमन और निगमन विधि दोनों विधि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगमन विधि उसे कहते हैं जो उदाहरण से नियम की ओर चलता है। जो उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि है आगमन विधि, और निगमन विधि उसे कहते हैं जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। तो आगमन और निगमन विधि दोनों व्याकरण में सर्वोत्तम विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब आगे हम पढ़ते हैं पद्य शिक्षण विधियों में। अब पद्य शिक्षण विधियों में भी दो इंपॉर्टेंट है, एक तो दंडान्वय विधि और एक खंडान्वय विधि। अब हम माने तो खंडान्वय विधि उसे कहते हैं सबसे पहले दोहे का वाचन किया जाता है। दोहे के वाचन के बाद में उसमें भावात्मक प्रश्न पूछा जाता है। भावात्मक बोले तो सौंदर्यात्मक हो सकता है, साहित्यात्मक प्रश्न हो सकते हैं। तो यह है खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि में साहित्यात्मक प्रश्न होते हैं और दंडान्वय विधि में उससे विपरीत प्रश्न होते हैं, मतलब उसमें व्याकरणिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दंडान्वय और खंडान्वय विधि तो दोनों ही बहुत मोस्ट है पद्य शिक्षण विधियों में, और आगमन निगमन विधि व्याकरण शिक्षण विधियों में दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम माने तो व्याकरण शिक्षण विधियों में भाषा संसर्ग विधि भी है, समवाय विधि भी है, और भी कई विधियां हैं जिसको हम आज इसको पढ़ेंगे। उसके पहले मैंने बता दिया तो एक तो होती है व्याकरण में आगमन निगमन विधि जिसको आपको जानना है, और एक होता है अपने पद्य शिक्षण विधियों में खंडान्वय और दंडान्वय विधि। ध्यान रखना ये जो चारों विधियां मैंने बताई है व्याकरण और पद्य शिक्षण विधियों में, ये चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इनका सबसे पहले इनका भावार्थ समझे, भावार्थ समझने के बाद में विस्तृत इसका अध्ययन हमें करना है। क्योंकि हम किसी शब्द का भावार्थ समझ जाते हैं तो हम उसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, उसके गूढ़ रहस्य को जान सकते हैं, उसमें गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो गहनता का अध्ययन तभी होगा जब उसके पहले शाब्दिक अर्थों को जानेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं व्याकरण शिक्षण विधियां और पद्य शिक्षण विधियां। बढ़ते हैं आगे। व्याकरण शिक्षण विधियां। अब व्याकरण शिक्षण विधियों को पढ़ने के पहले जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ जानना चाहिए। तो व्याकरण शिक्षण विधियों का पढ़ेंगे जिसमें आगमन निगमन विधि भी पढ़ेंगे, भाषा संसर्ग विधि भी पढ़ेंगे, और भी कई विधियां हैं जिसको हम आज अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ जैसे ये व्याकरण शिक्षण विधियां हैं तो इसमें हमने जो स्लाइड है तो इसके अंदर हमने ये बताया है कि व्याकरण की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है। परिभाषा के बाद में हम उसके जानेंगे उसके गुण या उद्देश्य उसके क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके शिक्षण सूत्र क्या है। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको हमारे फर्स्ट जो है हिंदी शिक्षण विधियों में जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको बताया शिक्षण सूत्र। जो जितने भी शिक्षण सूत्र मैंने आपको बताया वो शिक्षण सूत्र आपको याद है तो शिक्षण विधियों में ज्यादा याद करने की कठिनाइयां नहीं होगी। शिक्षण सूत्रों को याद होने से शिक्षण विधियां समझ में आ जाती है। इसलिए जो भी जितने भी शिक्षण सूत्र बने हैं उन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग शिक्षण विधियों में आएगा। तो आज हम शिक्षण विधियों के साथ साथ शिक्षण सूत्र भी हम इसको पढ़ेंगे। तो व्याकरण का जैसे मैंने आपको बताया व्याकरण में दो विधियां ऐसी है जो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर विधियां हैं। आगमन निगमन विधि जिसको प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, रीट एग्जाम में पूछ सकते हैं आगमन निगमन विधि किसे कहते हैं, या निगमन विधि किसे कहते हैं, आगमन विधि किसे कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि कौन सी है, तो हमें बताना है आगमन विधि। अब ये सभी प्रश्न पूछ सकते हैं कि नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली विधि कौन सी है, तो निगमन विधि। तो इस तरीके की विधियां हैं जो हम पढ़ेंगे। भाषा संसर्ग विधि भी है, समवाय विधि भी है, और भी कई विधि है जिसका अध्ययन आज हम करते हैं। तो व्याकरण का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ हम जानेंगे कि व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण कहते किसे हैं। तो व्याकरण शिक्षण विधियों में सबसे पहले हम व्याकरण को जानते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति क्या है, वे उपसर्ग है और आंग भी उपसर्ग है, दोनों उपसर्ग और कृत धातु और ल्युट प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द बनता है। तो वी आंग क्री धातु और ल्युट प्रत्यय लगने से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है, यानी व्याकरण शब्द बनता है। व्याकरण शब्द में यण संधि है, लास्ट में इसका जब टुकड़े हमने किए हैं तो इसमें यण संधि होती है, इसके यण संधि है इसमें। अब आते हैं परिभाषा के अंदर। परिभाषा क्या कहती है व्याकरण की कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम।
व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते, जिससे शब्द की उत्पत्ति होती है उसको व्याकरण कहते हैं, या शब्द सिद्धि जिसमें होती है उसको व्याकरण कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शब्द सिद्धि करना इसको वाक सिद्धि भी कहते हैं, जिसमें वाणी में सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसको कहते हैं वाक सिद्धि। वाणी में सिद्धि प्राप्त हो जाना वाक सिद्धि कहलाती है, यह शब्द सिद्धि कहलाती है, इसको वाक शक्ति कहते हैं, यह वाक सिद्धि भी कहते हैं। इसलिए ये जो शब्द है, जो व्याकरण है, वो वाक सिद्धि में आधारित है या फिर शब्द शक्ति से आधारित है। जो ये पूरा व्याकरण है वो व्याकरण एक मतलब कि उसको बोले तो वो दर्शन शास्त्र पर आधारित है, जिसके अंदर स्वयं को जानना होता है, इसके बाद में ईश्वर को जानना होता है, जगत क्या है, इस संसार को जानना होता है, सृष्टि में कैसे उत्पन्न हुई है यह जानना पड़ता है, सृष्टि का लय कैसे होता है यह जानना पड़ता है। तो सारी चीजें जो है शब्द सिद्धि पर आधारित है। यानी शब्द बहुत मोस्ट है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी। यदि इसको जानेंगे, शब्द शक्ति, यानी ये जो शब्द सिद्धि है एक शब्द शक्ति है, जिसको बोलते हैं शब्द शक्ति। हम पढ़ते हैं अपने अंदर कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, शब्द शक्तियां 3 पढ़ते हैं। तो हमारे हिंदी के अंदर, अपने हिंदी के अंदर शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती है। एक तो अभिधा द्वारा हो सकती है शब्द शक्तियां, एक लक्षणा द्वारा हो सकती है शब्द शक्तियां, और एक व्यंजना द्वारा शब्द शक्तियां हो सकती है। तो ये 3 प्रकार की जो शब्द शक्तियां हैं उसको हम जानते हैं अपनी हिंदी इस भाषा के अंदर। तो ये शब्द शक्ति होती है। तो ये जो शब्द शक्ति है व्याकरण पर आधारित है, ये दर्शन शास्त्र पर आधारित है। इन शब्द शक्तियों को बोलेंगे तो दर्शन शास्त्र पर आधारित है, दर्शन शास्त्र पर आधारित है। ये शब्द शक्तियां जो तीनों है दर्शन शास्त्र पर आधारित है। हम मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों जो शब्द शक्तियां हैं दर्शन शास्त्र पर आधारित है, दर्शन से रिलेटेड है। तो व्याकरण भी जो है दर्शन से रिलेटेड है। व्याकरण में वाक सिद्धि होती है, शब्द शक्तियां होती है, शब्द सिद्धि हो जाती है। आदमी क्या है कि जो बोलता है वो हो ही जाता है। जैसे जिस पुराने जमाने में हम माने तो पुराने जमाने में जब आशीर्वाद देते थे, ईश्वर जब आशीर्वाद देता तथास्तु, जैसा कि जैसा तुमने कहा वैसा का वैसा ही हो, तो वो होती है वाक सिद्धि। तो वाक सिद्धि यही होती है कि मतलब जैसा आपने कहा वो हो जाए, तो वो जो हो जाना, उसको जो प्रकट हो जाना, वो वाक सिद्धि कहलाती है। तो ये शब्द शक्ति है, इसको शब्द शक्ति कहते हैं। तो व्याकरण एक ऐसी चीज है जिसमें शब्द शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, वाक सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वाक सिद्धि को प्राप्त करना व्याकरण कहलाता है। अब आते हैं नियमों का क्रमबद्ध समूह व्याकरण कहलाता है। हम नियमों का क्रमबद्ध समूह करते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत, देखिए अब इसके अंदर ये चीज दी हुई है, क्या चीज दी हुई है कि इसके 3 रूप है। पहला रूप मैंने बताया वर्ण विचार, पहला रूप हमने पढ़ा है जब शब्द हमने जो परिभाषा पढ़ी थी, हमने जब उसका परिचय पढ़ा था, हिंदी भाषा का जब हमने परिचय पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। सबसे पहले वर्ण आएगा, दूसरा फिर शब्द आएगा, फिर तीसरा एक वाक्य आएगा। तो इस तरीके के मैंने आपको वर्ण स्टेप बताए थे कि भाई इसके बाद ये चीज आएगी, वर्ण के बाद शब्द आएगा, शब्द के बाद वाक्य आएगा। तो ये जो तीनों चीजें यहां पर दी गई है, तो ये जो तीनों चीजें दी हुई है, तो ये वर्ण विचार है वो ये हमारे दर्शन पर आधारित है। वर्ण ब्रह्म है जिसको ईश्वर कहते हैं, शब्द विचार है, शब्द ब्रह्म है जिसको ईश्वर कहते हैं, वाक्य विचार है, वाक्य ब्रह्म है जिसको ईश्वर कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है दर्शन शास्त्र पर आधारित है। वर्ण, शब्द और वाक्य जो है दर्शन से रिलेटेड पॉइंट है, दर्शन से रिलेटेड परिचय है, दर्शन से रिलेटेड ही ये टॉपिक है। जिसको हम माने तो ये शब्द ब्रह्म ईश्वर को माना गया है। जैसे यहाँ पर व्याकरण की जो परिभाषा दी गई है उसके सिद्धांत के आधार पर ये कहते हैं कि शब्द सिद्धि हो जाती है, शब्द शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना हमारी जो भाषा के अंदर, हमारी हिंदी भाषा के अंदर अभिधा और लक्षणा और व्यंजना जो शब्द शक्तियां हैं, ये तीनों शब्द शक्तियां इसलिए दी गई है, इनका नाम इसलिए शब्द शक्ति रखा गया है क्योंकि शब्द सिद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, तपस्या करने के बाद सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। आगे हम बढ़े तो अब आते हैं डॉक्टर हरिदेव बाहरी। अब डॉक्टर हरिदेव बाहरी ने क्या कहा व्याकरण के विषय में, व्याकरण की क्या परिभाषा दी गई है। डॉक्टर हरिदेव बाहरी ने कहा व्याकरण वह शास्त्र है जो शब्दों के रूपों प्रयोगों पर निरूपण करता है, शब्दों के रूपों एवं प्रयोगों का निरूपण करता है। अब ध्यान रखना, हरिदेव बाहरी ने बस ये कहा है कि शब्दों के रूपों मतलब जिस तरह के शब्द है उसका सार्थक समूह होना चाहिए, वो शब्द एक सार्थक नियम पर आधारित होना चाहिए, उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो हरिदेव बाहरी ने बस ये कहा कि व्याकरण का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अब कांता प्रसाद गुरु ने क्या कहा, कांता प्रसाद गुरु ने देखिए क्या कहा, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप, शब्दों की, अब यहां पर शब्दानुशासन की बात की गई है, शब्दों के शुद्ध रूप, प्रयोग के नियमों का निरूपण
होता है उसे व्याकरण कहा जाता है। इन्होंने बस ये चीज की कि व्याकरण के नियम पर आधारित है, व्याकरण नियमों से बंधा हुआ है, इसलिए नियम जिसमें होंगे शब्द के वो शब्द हमें डालना है या फिर वही शब्द लिखना है। तो ये जो है कांता प्रसाद गुरु ने ये कहा, उसको ही हम व्याकरण कहते हैं। सीताराम चतुर्वेदी की क्या परिभाषा है? सीताराम चतुर्वेदी ने क्या परिभाषा दी गई? देखो, भाषा को शुद्ध बनाए रखने का काम सिर्फ व्याकरण का है। मतलब भाषा को शुद्ध बनाए रखने का मतलब जिसके अंदर शुद्धि हो, शब्द सिद्धि हो, शब्द शुद्ध हो, उच्चारण शुद्ध हो। तो इनका चतुर्वेदी का बस ये कहना है कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, भाषा को शुद्ध रूप में प्रकट करना, उसको ही व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध लिखना, उसको व्याकरण हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेमचंद्र बाहरी, हेमचंद्र ने क्या कहा कि व्याकरण शब्दों का अनुशासन है। व्याकरण शब्दों का अनुशासन है, जिस शब्द के अनुसार होता है उस शब्द में ही लिखा जाता है। तो शब्दों का अनुशासन है जिसको बोलते हैं शब्दानुशासन। तो इन्होंने जो हेमचंद्र ने ये कहा है कि व्याकरण शब्दों का अनुशासन है, शब्द अनुशासन है। अब पाणिनि बहुत मोस्ट है, पाणिनि की परिभाषा, पाणिनि में क्या कहा? शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण है। शब्दानुशासनम, जिसने बोला है शब्दानुशासनम, शब्द का अनुशासन ही व्याकरण है। तो ये जितने भी जो प्रयोग किए गए हैं ये व्याकरण के नियम है और व्याकरण पर आधारित है। भाषा संसर्ग है, जिसको भाषा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जो संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण है, इत्यादि है, लिंग, परिणाम, वचन और बहुत सारी चीजें हैं, वो सब इस भाषा के अंदर समाहित है। हमारी हिंदी भाषा के अंदर सारी चीजें समाहित है। तो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग भाषा के रूप दिए। सभी लेखकों का बस यही मानना है, यही कहना है कि भाषा एक शुद्ध लिखने की विधि है। ये भाषा जो व्याकरण है हमारी, शुद्ध भाषा को शुद्ध लिखने की विधि है। व्याकरण एक भाषा को नियमों पर आधारित चलने की विधि है। भाषा को नियमों व्याकरण के नियमों पर चलने की विधि है। तो व्याकरण के जो इतने भी परिभाषा है, इन्होंने जितने भी लेखकों ने ये परिभाषा दी गई है, उनका बस ये कहना है कि भाषा एक नियमों पर चलनी चाहिए, भाषा एक उदाहरणों पर चलनी चाहिए, भाषा को, लैंग्वेज को शुद्ध लिखना चाहिए, नियमों पर से लिखना चाहिए। तो भाषा को यही व्याकरण है। इनका बस सभी का कहना यही है कि यही व्याकरण है, शुद्ध लिखना और नियमों पर चलना। आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं शिक्षण विधियों के अंतर्गत। इन्होंने जब भाषा की परिभाषा सबने बताइए, हमने पढ़ा भाषा की परिभाषा, कांता प्रसाद गुरु ने क्या कहा, हेमचंद्र ने क्या कहा, पाणिनि ने कहा, इत्यादि ने सबने जो जो चीजें बताई है, उन सबका बस यही कहना था कि भाषा नियमों पर चलनी चाहिए और भाषा को शुद्ध लिखना है और शुद्ध बोलना है, उच्चारण भी शुद्ध करना है। तो ये सब शुद्ध लिखने की विधि है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्याकरण शिक्षण विधियों के दो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है व्याकरण शिक्षण विधियों की। एक होती है आगमन विधि। आगमन विधि उसे कहते हैं जो उदाहरण से नियमों की ओर चलती है। ध्यान रखना, आगमन विधि बहुत मोस्ट पॉपुलर विधि है और निगमन विधि भी बहुत पॉपुलर है। तो इसलिए दोनों विधियों को आप याद करें। आगमन विधि का शाब्दिक अर्थ यही है कि उदाहरण से नियम की ओर चलना। निगमन विधि का शाब्दिक अर्थ यह है नियम से उदाहरण की ओर चलना। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सभी विधियों में शिक्षण सूत्र आएंगे। जितने भी शिक्षण सूत्र मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाए थे, जो अपने जो पूर्व क्लास जो थी अपनी प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है शिक्षण सूत्र, वो जितने भी शिक्षण सूत्र बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से शिक्षण विधियों को जाना जा सकता है। आगे हम पढ़ते हैं शिक्षण विधियों के अंतर्गत। तो शिक्षण सूत्रों को हमें जानना है, ये सभी शिक्षण सूत्र इसमें आएंगे। तो विधियों में बढ़ते हैं, व्याकरण शिक्षण विधियां बढ़ते हैं। पहला है आगमन विधि, जिसको बोलते हैं उदाहरण। सबसे पहले आना चाहिए उदाहरण, फिर आना चाहिए नियम, फिर नियम। अब आते हैं फिर निगमन विधि। निगमन विधि में सबसे पहले आएगा नियम, फिर आएगा उदाहरण, फिर आगे कहते हैं भाषा संसर्ग विधि। यानी भाषा संसर्ग विधि बोलते हैं कि सात विधि, सभी विधियां, सम्मिलित विधि जिसको बोलते हैं, सम्मिलित विधि या सभी विधियां। सभी विधियां भी बोल सकते हैं, सम्मिलित विधियां भी बोल सकते हैं। समवाय विधि, सूत्र विधि जिसमें सूत्र होते हैं, टॉप पॉइंट होते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि जिसमें पाठ्य पुस्तक का योगदान रहता है। व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम है भंडारकर विधि। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भंडारकर विधि। ध्यान रखना इस बात के लिए, आप कंफ्यूज मत होना कि भंडारकर विधि और व्याकरण अनुवाद विधि दोनों एक ही विधियां हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। यदि क्वेश्चन भंडारकर विधि से भी आवे तो उसका भी अर्थ व्याकरण विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि। यदि रीट एग्जाम में भंडारकर विधि लिखा है, व्याकरण अनुवाद विधि नहीं लिखा है, तो आपको भंडारकर विधि ही को जानना है कि व्याकरण अनुवाद विधि है। वहां पर क्वेश्चन में ये नहीं होता है कि भंडारकर विधि
या व्याकरण अनुवाद विधि कुछ भी लिख सकते हैं, वो व्याकरण अनुवाद विधि भी लिख सकते हैं, तो भंडारकर विधि भी लिख सकते हैं। इस व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम भंडारकर विधि भी है, जो भंडारकर इसके लेखक है। अब आते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण होता है विस्तृत रूप, जिसका विस्तृत रूप से लिखा जाए वो विश्लेषण कहलाता है। विस्तृत रूप, विस्तृत रूप को विश्लेषण कहते हैं। ये जितने विधियां हैं सबसे मोस्ट पॉपुलर विधियां हैं, जितने में मैंने आपको लिखा है, आगमन विधि है, निगमन है, भाषा संसर्ग है, भंडारकर विधि है, विश्लेषण विस्तृत रूप विश्लेषण विधि है। तो ये सभी मुख्य विधियां हैं जो आपको बस ध्यान रखना है कि इस विधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो शाब्दिक अर्थ का पता चल जाए तो आपको विधियां पढ़ने में आसानी होगी, आसान तरीके से आप विधियां पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे आगमन विधि, आपको लगता है कि आगमन विधि होती क्या है, समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है आगमन विधि क्या कहना चाह रहा है, तो आगमन विधि कोई नई विधि यही है, क्योंकि नया शब्द है, नया शब्द है, हमें पता नहीं है, तो नए नए शब्द का आपको पहले सब शाब्दिक अर्थ जानना है। तो आगमन विधि का पहले आपको शाब्दिक अर्थ जानना है कि उदाहरण से नियम की ओर चलती है विधि, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। फिर उसके बाद में आता है निगमन विधि। आपके लिए निगमन एक नया शब्द है, इसके अंदर नया पॉइंट है, तो आप सोचेंगे निगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि कहते हैं किसे है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, निगमन विधि का पहले शाब्दिक अर्थ जानना है, क्योंकि निगमन है, ये विधि शब्द से हटेगी तो नहीं, निगमन को और कुछ बना नहीं सकते, क्योंकि निगमन विधि जैसे जैसे वैसे वैसे रहेगी। तो लेकिन आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि निगमन विधि हम कहेंगे नियम से उदाहरण। देखो, अब आपको इसको सिंपल सा पॉइंट में बता देता हूं कैसे याद करना है। इसको याद करने की ट्रिक ये है, आ लिखा है और नी लिखा हुआ है, दोनों में पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें आ लिखा है तो इसमें उदाहरण आ जाएगा, इसमें नी लिखा है तो नियम आ जाएगा। या तो फिर इसको याद कर लो या फिर इसको याद कर लो, दोनों में से एक विधि को याद कर लो तो आपको दोनों में से दोनों विधियां याद हो जाएगी। तो दोनों में से एक विधि आपको याद करी है तो दोनों विधियां आपको याद आएगी। आप सबसे पहले मेरा माने तो आपको सरल तरीका यह है कि आप इस निगमन विधि को याद करो। क्यों? क्योंकि इसमें नी लिखा हुआ है, नी मतलब नियम होना, नी मतलब नियम, नियम से शुरू हो रही है विधि, नी मतलब नियम से शुरू हो रही है ये विधि, तो ये निगमन विधि है। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा निगमन, नी मतलब नियम, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि नियम से उदाहरण की ओर चल रही है निगमन विधि। और आगमन विधि इससे विपरीत है, उल्टी है, तो उसके अंदर उदाहरण से नियम की ओर कर देना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ज्यादा हार्ड नहीं है। आगमन निगमन विधि जरूर नया शब्द होगा आपके लिए, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। आप दोनों में से किसी एक विधि को याद कर लो, दूसरी विधि खुद ब खुद ही याद हो जाएगी, आपको दूसरी विधि याद करने की ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। एक विधि कोई सी भी याद कर लो, निगमन विधि याद कर लो, आपको सरल तरीका यह है कि निगमन विधि आप याद कर लो। निगमन विधि जैसे आपको याद हो गई तो आगमन विधि को याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आगमन विधि आपको सरलता से याद हो जाएगा। तो इस निगमन विधि को याद करो आप, नियम निगमन, नियम निगमन, निगमन विधि आपको याद हो गई नियम से उदाहरण की ओर। आगमन विधि इसके विपरीत, यानी उदाहरण से नियम की ओर, ये नियम से उदाहरण की ओर, ये उदाहरण से नियम की ओर। अब आते हैं इसके नया शब्द कौन सा है, भंडारकर विधि। अब आते हैं भंडारकर विधि में, ये भंडारकर विधि आपके लिए बहुत नया शब्द है, ये भंडारकर विधि नया शब्द है। तो इस भंडारकर विधि में आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये भंडारकर कोई लेखक थे, भंडारकर कोई लेखक थे। भंडारकर विधि में आपको बस ये ध्यान रखना है भंडारकर कोई लेखक थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्याकरण अनुवाद विधि। दूसरी तीसरी विधि हो गई। तो आपको शॉर्ट तरीका में बता रहा हूं, व्याकरण शिक्षण विधियों का सूत्र, शॉर्ट फॉर्मूला, जिसके तहत आप शिक्षण विधियों को याद कर सकते हैं बिना टाइम लगाए, बिना समय बिताए। तो आप तुरंत इन शिक्षण विधियों को याद करिए। जो सरल तरीका है इसका मैं आपको बता देता हूं, ये बिल्कुल शॉर्ट विधियां है, बिल्कुल सरल तरीका है, सिर्फ 1 घंटे के अंदर आप पूरे शिक्षण विधियों को कर सकते हैं। शिक्षण विधियों में ज्यादा समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि इन शिक्षण विधियों का मूल सूत्र यही है कि आप इन शिक्षण विधियों की सबसे पहले परिभाषा समझे, इनके नियम समझे, फिर उसके बाद में शिक्षण विधियों को याद करें। इनका शाब्दिक अर्थ आपको याद हो गया तो आपको शिक्षण विधियों में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो इनका शिक्षण सूत्र यही है कि आप सबसे पहले निगमन विधि को याद करें। निगमन विधि आपको याद है तो जिसके अंदर नियम चलता है सबसे पहले, फिर उसके बाद उदाहरण चलता है। आगमन विधि इससे विपरीत है, इसमें पहले उदाहरण आएगा फिर नियम आएगा, पहले नियम से उदाहरण की ओर फिर उदाहरण से नियम की ओर। अब आते हैं भंडारकर विधि। अब देखिए तीसरी विधि, व्याकरण शिक्षण की तीसरी विधि है भंडारकर विधि। तो इस भंडारकर विधि को आप रट लो, समझ लीजिए कि व्याकरण अनुवाद विधि है ये भंडारकर विधि। भंडारकर विधि में व्याकरण का अनुवाद होता है, आप ध्यान रखना व्याकरण का अन्वय होता है। इस विधि को आपको याद करने का एक ही फॉर्मूला है, भंडारकर विधि में आपको बस ये ध्यान रखना है व्याकरण का अन्वय होना, कोई श्लोक का अन्वय होना, कोई दोहे का अन्वय होना,
दोहे का जिसमें अन्वय होगा वो होगा भंडारकर विधि। तो भंडारकर विधि भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको बस सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद करना है कि दोहे का अन्वय किया जाता है, दोहे का अनुवाद किया जाता है, वो व्याकरण विधि, वो भंडारकर विधि कहलाती है, व्याकरण अनुवाद विधि कहलाती है। तो ये भंडारकर विधि भी आपके लिए बहुत सरल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इस विधि को आप तुरंत याद कर लीजिए, इसको आप तुरंत अपने अंदर डाल लीजिए कि व्याकरण अनुवाद विधि है, जिसके अंदर भंडारकर विधि के अंदर हम दोहे का जब अनुवाद करते हैं, उसको भाषा को अलग भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, तो वह भंडारकर विधि कहलाती है। जैसे हिंदी को संस्कृत में परिवर्तित कर दिया तो भंडारकर विधि है, संस्कृत को अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया भंडारकर विधि है, संस्कृत को हिंदी में परिवर्तित कर दिया तो भंडारकर विधि है। ये व्याकरण अनुवाद विधि है, व्याकरण का अनुवाद करना ही भंडारकर विधि कहलाती है। तो आपको बस ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इस भंडारकर विधि में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें व्याकरण का अनुवाद हो रहा है, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट हो रहा है, एक भाषा को दूसरी भाषा में स्थानांतरण हो रहा है, तो ये भंडारकर विधि कहलाती है। आगे हम बढ़ते हैं, अब आते हैं विश्लेषण की ओर। अब विश्लेषण विधि क्या है? विश्लेषण विधि यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्लेषण विधि भी ज्यादा कठिन नहीं है, इसके अंदर भी उदाहरण जैसे हमने पढ़ा निगमन और आगमन विधि, इन दोनों का सम्मिलित रूप है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि उसे कहते हैं किसी एक टॉपिक पर विशेष तौर से बता देना, किसी एक टॉपिक पर विस्तृत ज्ञान दे देना, व्याख्या कर देना किसी एक टॉपिक पर, तो वो विश्लेषण विधि कहलाती है। तो आपको शाब्दिक अर्थ इसका यही जानना है विश्लेषण विधि का, किसी एक टॉपिक पर विस्तृत विवेचन करना, किसी एक टॉपिक पर विस्तृत ज्ञान देना, विस्तृत विवेचन करना, वो विश्लेषण विधि कहलाती है। तो ये जो विश्लेषण विधि मैंने आपको बताई है, 1 सेकेंड 2 मिनट, आपको थोड़ा सा में हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, विश्लेषण विधि और भंडारकर विधि और आगमन निगमन विधि पे हम चल रहे थे। तो विश्लेषण विधि पर हम चल रहे हैं। भंडारकर विधि मैंने आपको बता दिया कि व्याकरण अनुवाद विधि है, इसके अंदर एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन किया जाता है, जिसको एक भाषा में दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है, उसका परिवर्तित किया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदला जाता है, तो वो भंडारकर विधि कराती है, उसको व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। अब आता है विश्लेषण विधि की ओर। तो विश्लेषण विधि में मैंने आपको यह बताया है कि किसी भी चीज का, किसी भी शब्द का या फिर किसी भी टॉपिक का जिस पर हम विश्लेषण करते हैं, उसको बहुत विस्तृत तौर से ज्ञान देते हैं, उसको हम विश्लेषण विधि कहते हैं। विस्तृत तौर से बताना, किसी टॉपिक पर व्याख्या करना, तो वे व्याख्या विधि भी है विश्लेषण विधि, और किसी टॉपिक पर भाव अंतरित बहुत समय तक उसको बढ़ा देना, विश्लेषण कर देना, ये विश्लेषण विधि कहलाती है। तो व्याकरण विधि बस 4 ही है, आपको चारों विधियां याद करनी है, एक तो आगमन विधि, दूसरा निगमन, तीसरा भंडारकर, चौथा विश्लेषण विधि। अब ये 4 विधियां हैं, 5 विधि आप खुद ही याद कर लीजिए। सूत्र विधि है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो सूत्र विधि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये जो 5 विधियां है बहुत ही मोस्ट है, तो इन 5 विधि को आप याद कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आवे, कोई भी समस्या नहीं आवे आपके लिए। चाहे नया शब्द होगा ये, लेकिन ये नया नहीं है, बहुत सरल विधियां हैं, कोई कठिन नहीं है, आपको कठिनाई नहीं लेनी है इसमें, बहुत सरल तरीका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के तहत आप याद कर लीजिए तो आपको व्याकरण शिक्षण विधियां 5 मिनट में याद हो सकती है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आगे हम बढ़ते हैं, इनको विस्तृत तौर से अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं आगमन विधि में। अब आते हैं आगमन विधि किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, ध्यान रखना, इसके जनक है अरस्तु। अरस्तु आपको याद करना है, इसके जनक याद करना है। अब इस विधि में क्या होता है, इस विधि में बालक का ध्यान विशिष्ट उदाहरणों की ओर आकर्षित किया जाता है। सबसे पहले यह उदाहरण बताया जाता है और बाद में विशिष्ट उदाहरणों के सामान्य सिद्धांत यानी नियम बताए जाते हैं। ये नियम है, ध्यान रखना, सामान्य सिद्धांत ये एक नियम है। तो आगमन विधि उसे कहेंगे जिसके अंदर सबसे पहले उदाहरण आएगा और बाद में नियम आएगा। उदाहरण से नियम की ओर, जैसे शिक्षण सूत्र हमने पढ़ा था, वो शिक्षण सूत्र यहां पर काम आता है उदाहरण से नियम की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जिसको कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहां पर सामान्य लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि शिक्षण सूत्र आपको याद करना है, यहां पर सामान्य है से विशिष्ट की ओर या फिर उदाहरण से नियम की ओर। तो चलने वाली विधि है ये आगमन विधि है। अब आते हैं इसके परिभाषा क्या दे रहे हैं, युंग क्या दे रहा है इसकी परिभाषा कि इस विधि में बालक स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का
प्रयोग करते हैं। तो युंग यही कह रहा है कि बालक जो है स्थूल ज्ञान लेते हैं और उसके आधार पर तथ्यों का मानसिक शक्ति द्वारा प्रयोग करते हैं। तो यही चीज है आगमन विधि में, यही है, पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। और जोइसी क्या कह रहे हैं, अब जोइसी ये कह रहे हैं कि आगमन विशिष्ट दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधेय पूर्वक करने की प्रक्रिया है। अब यहां पर लिखा हुआ है एक नया रूप है, जैसे आगमन विधि तो है ही है, लेकिन यहां पर दृष्टांत लिखा है। दृष्टांत का सामान्य अर्थ होता है उदाहरण, इसका सामान्य अर्थ होता है उदाहरण। उदाहरण को जान लेवे तो आपको बाद में समस्या नहीं आती है। तो ये विशिष्ट दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण देना, उदाहरण। तो विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। उदाहरण जैसे अब हम इसके उदाहरण लेते हैं या उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे। तो पहले आता है विद्यालय, इसमें विद्यालय इसका शॉर्ट फॉर्म है, उदाहरण पहले हमने लिया है, इसमें नियम नहीं बताया, इस विद्यालय शब्द में हमने नियम नहीं बताया। उदाहरण के बाद नियम की ओर चलने वाली विधि। अब आता है हिमालय, यद्यपि, नायक, पावक आदि। अब हिमालय में हमने ये लिया है, पहले उदाहरण लिया है, तो अब इसका नियम क्या है कि आ प्लस आ बरोबर आ, ये इसका नियम है। तो कौन सी संधि हो गई, इसमें हो गई दीर्घ संधि, ये हमने नियम बताया है इसमें दीर्घ संधि का। तो पहले ये हमने उदाहरण लिया, उसके बाद में हमने नियम बता दिया। उदाहरण से नियम की ओर चलने वाले संधि, उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली सूत्र, या फिर उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि, तो हम कहते हैं आगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि ही आगमन विधि कहलाती है। जैसे हमने उदाहरण लिया है हिमालय, हिमालय के अब हमने टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद इसके नियम बताया है कि भाई आ प्लस आ होगा तो आ कहलाएगा, उसको दीर्घ संधि का ये नियम है। दीर्घ संधि का ये नियम है कि आ प्लस आ बरोबर आई होगा, इसमें ए नहीं होगा। तो दीर्घ संधि यही कहती है आ प्लस आ बरोबर आ। तो हिमालय जो शब्द है, हमारा हिमालय जो शब्द है, उस हिमालय में आ प्लस आ बरोबर आ होकर के आ होता है, तो विद्यालय बन जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ यह मानेंगे विद्या प्लस आलय। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय होगा। इसका हमने नियम बताया है, विद्यालय का आ प्लस यहां पर आ है और यहां पर आ है, तो आ प्लस आ बरोबर आ कहलाएगा। तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो हमने पहले क्या लिया, उदाहरण, ये उदाहरण है, फिर हमने नियम इसका लिया, पहला लिया उदाहरण, उदाहरण के बाद हमने इसका नियम लिया है ताकि हम सरलता से इसको सीख सकते हैं। तो विद्यालय में सबसे पहले उदाहरण लिया, उसके बाद नियम की ओर हमने चले हैं। आगे बढ़ते हैं आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया हर चीज का शिक्षण सूत्र होता है, तो शिक्षण सूत्रों की आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिना शिक्षण सूत्र के विधियां नहीं होती है, बिना शिक्षण सूत्र के विधियां नहीं जानी जा सकती है, इसलिए शिक्षण सूत्रों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आगमन विधि कैसे चल, पहले तो शिक्षण सूत्र क्या है कि पहले उदाहरण से नियम की ओर चलना, पहला शिक्षण सूत्र यह है। दूसरा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना, ज्ञात से ज्ञात की ओर चलना, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना। इस चौथे शिक्षण सूत्र का यही शाब्दिक अर्थ है जो पहले शिक्षण सूत्र ने बताया, तो वही चीज इस चौथे वाले ने बताया। अब ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना, पहले हमने जाना, फिर उसके बाद में अज्ञात की ओर चले। अब आते हैं चौथा वाला, जैसे मैंने आपको बताया था विशेष सामान्य की ओर जो है, उदाहरण से नियम की ओर चलने वाला शिक्षण सूत्र ये है। विशेष से सामान्य की ओर चलना, यहां पर डबल आया ये है ना, विशेष से सामान्य की ओर मैंने बताई दी आपको। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलना, यानी किसी विस्तृत रूप से जानकारी देना, फिर संश्लेषण की जानकारी प्रदान करना। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है, ये सभी शिक्षण सूत्र है जिसके माध्यम से विधियां हो सकती है। तो सरलता से हम विधियों को करना है, तो उनसे पहले सबसे पहले शिक्षण सूत्र में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें शिक्षण सूत्रों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। किसी भी शिक्षण विधि को जानना है, किसी भी शिक्षण विधियों को जानना है, तो उनका कोई ना कोई शिक्षण सूत्र होता है। उन सूत्रों के द्वारा हम शिक्षण विधि को सरलता से जान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, मैंने आपको जो पीडीएफ फाइल, जो अपनी फाइल है या फिर जो वीडियो है हमारा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जितने भी हिंदी भाषा के शिक्षण सूत्र हैं, उन शिक्षण सूत्रों के द्वारा हम जो है शिक्षण विधियां जान सकते हैं। शिक्षण सूत्र जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम शिक्षण विधियों को पढ़े तो हमारे लिए सर्वोत्तम होगा।
क्योंकि शिक्षण सूत्र हम पढ़ेंगे तो उसके पहले हम जान जाएंगे भाई ज्ञात से चल रही है या अज्ञात से चल रही है या विशेष से चल रही है, सामान्य से चल रही है, या उदाहरण से चल रही है, नियम से चल रही है, पूर्ण से चल रही है, अंश से चल रही है। तो ये शिक्षण सूत्र है जो बार बार आते रहेंगे। हर शिक्षण वीडियो में कोई ना कोई शिक्षण सूत्र है, हर शिक्षण वीडियो में कोई ना कोई सिद्धांत है। तो ये जितने भी शिक्षण सूत्र हैं उसको हम जान लेवे तो उसके बाद में जो शिक्षण विधियां हैं वो तुरंत हम कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्याकरण शिक्षण विधियां बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल विधियां है। इनको याद करने की ट्रिक होनी चाहिए। व्याकरण शिक्षण विधियों की मैंने चार जो आपको विधियां है वो तो मैंने आपको सिर्फ आपको ऐसे बता दिया और आपको तुरंत याद हो गई होगी। 4 शिक्षण विधियां मैंने आपको बताया था। आगमन विधि, आगमन विधि उसे कहते हैं जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। निगमन विधि उससे विपरीत है, उल्टी विधि। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। जैसे निगमन में साफ लिखा हुआ पहला नी है, तो पहला नी का अर्थ आपको यही जानना है कि निगमन है, नियम है। निगमन विधि में पहले नी आ गया तो उसको कहते हो नियम से उदाहरण की ओर, बस। और उसका उल्टा आप आगमन में कर दो, उदाहरण से नियम की ओर कर दो। निगमन में आपको बस नी को अंडरलाइन करना है, उस नियम को कह दो कि आप नियम रहो, नियम से उदाहरण की ओर चलना है। निगमन में नियम से उदाहरण की ओर, उसके विपरीत जो है आगमन, उसमें उदाहरण से नियम की ओर। फिर उसके बाद में मैं आपको बताया भंडारकर विधि। अब जो व्याकरण शिक्षण की दूसरी विधि है, तीसरी विधि भंडारकर विधि। अब भंडारकर विधि में क्या है, अनुवाद किया जाता है भंडारकर विधि में। बस आपको बस यही ध्यान रखना है कि अनुवाद करना, किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना है, बस ये इतना ही जानना है। भंडारकर विधि, एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना ही भंडारकर विधि कहलाती है, बस इतना ही जानना है। और भंडारकर विधि में लेखक आ जाए कि भंडारकर विधि में लेखक कौन है, तो इसमें ध्यान रखना भंडारकर विधि जिस नाम से ही है इसके लेखक भी भंडारकर ही है। आपको लेखक भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। तो लेखक भी इसके भंडारकर ही है, इसलिए भंडारकर विधि। अब आती है चौथी विधि, विश्लेषण विधि। अब विश्लेषण विधि में जैसे साफ लिखा विश्लेषण यानी एनालिसिस करना। विश्लेषण का इंग्लिश में होता है एनालिसिस। अब एनालिसिस हम किसी चीज का कर रहे हैं तो वो विश्लेषण हो गया। विश्लेषण मतलब हम व्याख्या दे रहे हैं किसी टॉपिक पर, उसका विस्तृत तौर से ज्ञान दे रहे हैं। विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ बस आपको यही जानना है, विस्तृत तौर से ज्ञान देना, विस्तृत तौर से उसको बताना, विस्तृत तौर से व्याख्या करना, तो वो विश्लेषण कहलाता है। अब इसी के अंदर हम आते हैं पांचवी विधि, हम आते हैं भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि वो होती है व्याकरण विधि में, भाषा संसर्ग विधि भी होती है जिसके अंदर सभी विधियां सम्मिलित है। भाषा संसर्ग है मतलब सभी विधियां सम्मिलित होना, भाषा संसर्ग विधि होती है। अब आते हैं शिक्षण सूत्र, जैसे हम चल रहे हैं व्याकरण शिक्षण विधियों में। ये जितने भी मैंने आपको शिक्षण सूत्र बताया है, ये शिक्षण सूत्र सभी में आएंगे। जरूरी नहीं है हमारे इसमें आए, व्याकरण में आए, तो हमारे पद्य में भी आएंगे, गद्य में भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से हम किसी भी विधि को सरलता से कर सकते हैं, किसी भी विधि को सरलता से किया जा सकता है। तो शिक्षण सूत्र में याद है तो हम किसी भी विधि को पढ़ सकते हैं, उसको सरलता से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम शिक्षण सूत्र पढ़ने के बाद में। अब आते हैं आगमन विधि के रूप। अब आगमन विधि के कितने रूप है? पहला प्रयोग विधि, दूसरा सहयोग विधि। अब प्रयोग विधि क्या कह रही है कि किसी विधि की सहायता से अध्यापक व्यावहारिक संरचनाओं का ज्ञान देता है या उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्योंकि आगमन विधि है तो हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब इसके 4 सोपान है, 4 चरण है। सोपान को बोलते हैं चरण को, 4 चरण मान सकते हैं। सोपान होते हैं चरण, किसी के चरण होते हैं। पाठ योजना होती है हमारी, गद्य पाठ योजना है तो उसके कोई चरण है, तो चरण यानी उसके वैसा का वैसा ही उसमें होना। तो चरण क्या है? हमारे प्रयोग विधि के चरण है उदाहरण विधि, तुलना विधि, नियमीकरण विधि, परीक्षण विधि, ये इसके चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं सहयोग विधि पर। दूसरा जो है सहयोग विधि। अब इस विधि में व्याकरण का ज्ञान पद्य, गद्य, रचना, पाठों के साथ किया जाता है। ध्यान रखना कि ये जो है सहयोग विधि गद्य, पद्य और रचना पाठों के साथ किया जाता है। इसमें उदाहरण भी दिए जाते हैं और प्रसंग अनुकूल शब्द रचना, शब्द वर्तनी, उच्चारण, वाक्य रचना आदि के शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें भी उदाहरण दिए जाते हैं, तो यहां पर भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो उदाहरण सर्वोपरि है, इसके अंदर अपने जो माने तो यहां पर उदाहरण सर्वोपरि है। तो इस उदाहरण से नियम की ओर चल रही है विधि। तो ध्यान रखना जो भी गद्य पद्य भाग है, रचना भाग है, उसमें उदाहरण पहले देंगे, फिर उसके बाद में नियम देंगे। तो हम दोहे जब बताएंगे तो सबसे पहले दोहे का उदाहरण देंगे, फिर उसके बाद में नियम उसका बताएंगे। तो पद्य भाग में भी यही है, गद्य भाग में भी है, रचना भाग में भी यही है। अब आगमन विधि के गुण क्या होते हैं? गुण हम माने तो ये विधि के गुण क्या है? ये बाल केंद्रित विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ध्यान रखना ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है और वैज्ञानिक विधि दोनों विधि है, क्योंकि इसमें बालक का
चिंतन शक्ति का विकास हो रहा है। मनोवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि चिंतन शक्ति का विकास हो रहा है। अब कैसे विकास हो रहा है उसकी चिंतन शक्ति का? उनके चिंतन शक्ति का इसलिए विकास हो रहा है कि इसमें हम उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण जैसे हमने बता दिया, अध्यापक ने उदाहरण बताया, कोई पावक, जैसे हमने लिया था विद्यालय उदाहरण, हमने कोई विद्यालय उदाहरण बताया है, तो छात्र से पूछा कि इसका नियम क्या है। छात्र थोड़ी देर सोचेगा, वो विचार करेगा अपने मस्तिष्क से, विचार करने के बाद उसकी चिंतन शक्ति का विकास होगा। हो सकता है वो गलत उत्तर दे देवे, हो सकता है उसको नहीं आवे, लेकिन फिर भी वो 10 बार सोचेगा, 1-2 बार सोचेगा, 10 बार सोचेगा, फिर उसके बाद आंसर देगा। तो उसके चिंतन शक्ति का विकास हो रहा है। वो सोचेगा ये कौन सी संधि है, इसमें नियम कौन सा है, तो वो सोचेगा उस विषय में। तो सोचना ही उसकी क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, वो मानसिक स्तर से सोच रहा है। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि हो गई। ये व्याकरण शिक्षा पर आधारित विधि है। ये प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर है तो उपयोगी विधि है। बस ये ध्यान रखना है कि ये किस स्तर के लिए उपयोगी विधि है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व कक्षा में मैंने बता दिया, पूर्व क्लास में मैंने बताया कि उच्च प्राथमिक स्तर है तो ये कक्षा होती है, प्राथमिक स्तर होती है ये कक्षा होती है। तो ध्यान रखना, जो है उच्च प्राथमिक स्तर है तो उपयोगी विधि है, जो 6 से 8 क्लास होती है उच्च प्राथमिक है। और प्राथमिक स्तर जो होती है उसके अलावा मैंने आपको बताया पहली क्लास से 5वीं क्लास जो प्राथमिक स्तर हेतु है, मतलब ये पहले से 8वीं क्लास तक के लिए उपयोगी है। और इसमें बताया गणित एवं विज्ञान शिक्षण के लिए भी उपयोगी उपयुक्त विधि है। ये भी इन्होंने बताया कि गणित और विज्ञान के लिए भी उपयोगी विधि है। तो ये जो आगमन विधि है तो उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है। हमें यह जानना है कि उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है। अब आते हैं निगमन विधि। निगमन विधि जैसा साफ लिखा हुआ मैंने आपको बताया, यहां पर नि लिखा हुआ है, इसका आपको जानकारी रखना है कि यह नियम है। नि मतलब नियम, आपको बस इतना ही जानना है। दूसरी विधि खुद ब खुद हो जाएगी आगमन। आपको पहला विधि आपको पता चल गई कि नियम है। नियम निगमन, नि मतलब नि यानी नियम, नियम से उदाहरण की ओर। यहां पर मैं लिख देता हूं नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण की ओर, ये हो गई निगमन विधि। यह विधि आगमन विधि से बिल्कुल विपरीत है। जैसे मैंने आपको बताया कि यह आगमन विधि से बिल्कुल विपरीत विधि है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि इसमें शिक्षण नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। अब ध्यान रखना, इसमें शिक्षण क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर चल रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको यह नि यानी नियम से उदाहरण की ओर, आगमन में उदाहरण से नियम की ओर। तो यहां पर निगमन है, निगमन, नि पहले आ रहा है तो इसका मतलब नियम से उदाहरण की ओर। नि पहले आता है तो नियम से उदाहरण की ओर। अब इस विधि में नियम सूत्र बालक को पहले ही बता दिया जाता है और फिर इस नियम को विशेष रूप से उदाहरण देकर के बताया जाता है। ध्यान रखना, पहले नियम बताया जाएगा, बाद में उदाहरण दिया जाएगा। पहले हम नियम बताएंगे। नियम जैसे हमने कोई उदाहरण लिया दीर्घ संधि का। अब दीर्घ संधि का नियम शिक्षक बता रहा है, क्या बता रहा है? दीर्घ संधि का एक उदाहरण लिया कि ए प्लस आ बरोबर आ, ए प्लस ए बरोबर आ। तो ये क्या है? आ है। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये दीर्घ संधि हम मानेंगे, जैसे हमने आगमन विधि में हमने पढ़ा है, आगमन विधि में हमने पढ़ा है कि पहले उदाहरण दिया था हमने, हिमालय दिया था। हमने पहले आगमन विधि में क्या दिया था? उदाहरण हिमालय। तो वो हिमालय आ प्लस आ बरोबर आ हो रहा है। वहां पर भी, वहां पर पहले उदाहरण दिया गया है, बाद में नियम समझाया गया है। यहां पर पहले हम नियम समझा रहे हैं। पहले नियम क्या समझा रहे हैं कि भाई ए प्लस ए बरोबर आई होगा। ए प्लस ए बरोबर ई तो हो नहीं सकता, ए प्लस ए बरोबर यह तो हो नहीं सकता, तो ए प्लस ए बरोबर आई ही होगा, क्योंकि यह दीर्घ संधि का नियम है। ये नियम है, ये सूत्र है जिसके माध्यम से दीर्घ संधि बनती है। इसमें उलट पुलट कुछ भी नहीं होगा। ए प्लस ए बरोबर आई होगा, ए प्लस ए बरोबर इमली वाला ई नहीं होगा, ए प्लस ए बरोबर उल्लू वाला ऊ नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसमें यही होगा ए प्लस ए बरोबर आ, जो दीर्घ संधि का फैक्ट उदाहरण है। तो आगे बढ़ते हैं, ए प्लस ए बरोबर ए, तो ये भी ए का उदाहरण है। फिर आ प्लस ए बरोबर आ। तो ये जो नियम है, पहले हमने नियम बताया, इसके बाद हम क्या करेंगे? उदाहरण बताएंगे। तो यहां पर ऊपर लिखा है हमने पहले नियम बताया, फिर बाद में उदाहरण। ठीक है, इसमें यह चीज आपको जानना है। तो आपको पहले नियम, बाद में उदाहरण। तो निगमन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहले नियम बताया जाएगा। शिक्षक पहले, अध्यापक क्या करेगा
पहले किसी भी चीज को पाठ को पढ़ाने के पहले, व्याकरण को पढ़ाने के पहले, पहले उस व्याकरण के नियम बताएगा, बाद में व्याकरण के उदाहरण बताएगा। तो निगमन विधि में बस शाब्दिक अर्थ यही है कि पहले अध्यापक जो करेगा, किसी भी सूत्र, कोई भी टॉपिक चल रहा है अपने व्याकरण का, जिसके अंदर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, लिंग है, कारक है, संधि है, समास है, जितने भी टॉपिक चल रहे हैं उस टॉपिक में पहले वो बताएगा उसमें नियम क्या है, नियम बताएगा सबसे पहले, उसके बाद में उदाहरण बताएगा। तो अध्यापक का शिक्षण सूत्र क्या कहता है निगमन विधि में? अध्यापक का शिक्षण सूत्र यही कह रहा है निगमन विधि में कि पहले अध्यापक पहले उदाहरण बताएगा, पहले नियम बताएगा, पहले नियम बताएगा। तो शिक्षण सूत्र निगमन का यही कह रहा है, पहले अध्यापक जो है पहले नियम बताएगा, बाद में उदाहरण बताएगा, नियम के बाद में उदाहरण। अब नियम हमने कोई सा भी कह दिया, नियम हमने बता दिया यण संधि का, यण संधि इको यणची, एक सूत्र आता है इको यणची। अब यह सूत्र है, अब पहले अध्यापक पढ़ा रहा है हिंदी में, अब हिंदी में अध्यापक में, जैसे मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो मैं आपको बताऊंगा, पहले नियम बताऊंगा, यण संधि का नियम क्या होता है, एको यह आदेश होता है, एको वह आदेश नहीं होगा, एको यही होगा, यही आदेश होगा, मैंने ये नियम बताया। तो इसका मतलब यह है कि नियम फैक्ट है, ये नियम गलत नहीं है, एको यही होता है, हमने किताब में पुस्तकों में चेक किया तो एको यही हुआ है, इको वह नहीं हुआ है, इको र नहीं हुआ, इको ल नहीं हुआ, तो इको यही हो रहा है। तो पहले हमने क्या बताया, नियम, ये नियम बताने के बाद में फिर उदाहरण दिया कि इसका एक उदाहरण है यद्यपि, यदि प्लस अपि, इको यह आदेश हो जाता है। ये हमने नियम बताया, पहले नियम बताया, इको यह आदेश होता है यण संधि का। हमने कहा, अध्यापक ने कहा कि यण संधि का एक उदाहरण है, एको यह आदेश होता है, ये नियम बताया यण संधि का। तो उसके बाद में उदाहरण बताया यद्यपि, उदाहरण बताया हमने बाद में यद्यपि। तो इसका मतलब यह है, पहले नियम बताना है, बाद में उदाहरण देना है। इसलिए पहले नियम बताने हैं, बाद में उदाहरण देने हैं। वो शिक्षण सूत्र किसमें काम आएगा, यह आएगा निगमन विधि में, नियम से उदाहरण की ओर चलने की विधि को निगमन विधि कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब निगमन विधि के भी सूत्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया शिक्षण सूत्र सभी के होते हैं। ये जो सूत्र है वो शिक्षण सूत्र है, शिक्षण की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से बताना, शिक्षण को बेहतरीन तरीके से करना शिक्षण सूत्र कहलाता है। शिक्षण को, अध्यापन को बहुत ही बेहतरीन बनाना वो शिक्षण सूत्र कहलाता है। तो ये सभी शिक्षण सूत्र है। तो इसमें आपने बताया, इसमें मैं बता रहा हूं सबसे पहले नियम से उदाहरण की ओर। पहले नियम बताया हमने, बाद में उदाहरण बताया। तो पहले नियम बताना है, फिर उसके बाद में उदाहरण देना है। जैसे निगमन में साफ लिखा हुआ नी, जहां पर भी नी आ जाएगा वो पहले नियम होगा, फिर उदाहरण होगा। तो नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर का भी यही अर्थ है, सामान्य से विशिष्ट ओर का भी यही अर्थ है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, इसका मतलब भी यही होता है जो ये है। अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। ये जितने में शिक्षण सूत्र है बहुत सरल है, हार्ड नहीं है। ये सभी शिक्षण सूत्र मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था, जो आपको फर्स्ट जो अपना क्लास थी हिंदी भाषा शिक्षण का परिचय, उसमें शिक्षण सूत्र बताए थे। वो सभी शिक्षण सूत्रों में, ये सभी शिक्षण सूत्र जो है सभी विधियों में आएंगे। हर विधि का कोई ना कोई शिक्षण सूत्र होता है और शिक्षण सूत्र के माध्यम से विधि परिपूर्ण होती है, वो परिपूर्ण विधि कहलाती है। तो जो भी है, जो भी शिक्षण सूत्र मैंने आपको बताया, उन सबको शिक्षण सूत्रों को आपको याद करना है और हर विधि में प्रयोग करना है। तो इन शिक्षण सूत्रों को आपको याद करें। मोस्ट पॉपुलर चीज क्या है, आपको सरल तरीका शिक्षण विधियों को याद करने का है। पहले शिक्षण सूत्रों को याद करें, शिक्षण सूत्रों के बाद में विधि को पढ़े, ताकि वो विधि आपको शिक्षण सूत्रों से समझ में आ जाएगी। जैसे हमने लिया है निगमन विधि, निगमन विधि में मैंने आपको इसका वो बताया नियम क्या है। पहले नियम की नियम से चलेगी, क्योंकि नी लिखा हुआ है तो ये नियम से उदाहरण की ओर चलेगी। तो इसमें लिखा है नियम से उदाहरण की ओर। अब मैंने यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, ये शिक्षण सूत्र जैसे लिए गए हैं तो इसमें प्रयोग करना है। ये इनका शिक्षण सूत्रों का मतलब यही होता है कि आप जो है अध्यापन को बेहतरीन बनाना है, शिक्षण को बेहतरीन बनाना है। तो उस बेहतरीन कब बनेगा, जब आपको ये शिक्षण सूत्र ध्यान होंगे, शिक्षण सूत्रों का पता होगा, तो भी वो सब्जेक्ट, वो हिंदी भाषा तभी बेहतरीन होगी, तैयारी होगी। तो इसलिए आपको तैयारी होने के लिए शिक्षण सूत्र याद करना है और बेहतरीन बनाना है, तो इन शिक्षण सूत्रों से बेहतरीन बना सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नियम से उदाहरण की ओर,
अब नियम से उदाहरण की ओर है, तो आपको सबसे पहले नियम बताना है कि a प्लस a बरोबर a, ये नियम है। a प्लस a बरोबर a, ये नियम है, ये दीर्घ संधि का नियम है। पहले हमने इसका नियम बताया, अब इसका उदाहरण देंगे हम। क्या देंगे कि हिमालय, आपको दिख रहा है, अब देखिए आप हिमालय, यहां पर मैंने उदाहरण लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है आपके लिए ये नियम, नियम से उदाहरण की ओर चल रहे हैं। नियम से उदाहरण, पहले हमने नियम बताया a प्लस a बरोबर a प्लस a बरोबर a। अब इसके बाद में हमने बताया है संधि का उदाहरण में कि संधि का उदाहरण क्या है, हिमालय का ये उदाहरण है। ये a प्लस a या a प्लस a जहां पर भी होगा a, तो वो हो जाएगी दीर्घ संधि। वो दीर्घ संधि का हमने उदाहरण लिया है हिमालय। तो इस तरीके से जो मैंने उदाहरण लिया है। अब अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये जो शिक्षण सूत्र क्या कह रहा है, ये भी ये चीज बोल रहा है जो नियम से उदाहरण की ओर बोल रहा है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रही है, तो ये भी शिक्षण सूत्र यही बोल रहा है नियम से उदाहरण की ओर। और अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना, यह भी शिक्षण सूत्र यही बोल रहा है कि नियम से उदाहरण की ओर। अंश से पूर्ण की ओर, यह भी यही चीज बोल रहा है कि उदाहरण से, नियम से उदाहरण की ओर। तो जितने भी शिक्षण सूत्र है, ये नियम से उदाहरण की ओर चलने की प्रक्रिया है। तो जितने भी ये शिक्षण सूत्र है, वो नियम से उदाहरण की ओर चलने की प्रक्रिया है। तो शिक्षण सूत्र वही होते हैं जो शिक्षण को बेहतरीन बनाया जाता है, शिक्षण को बहुत ही मोस्ट अच्छी चीज, अच्छा शिक्षण बनाया जाता है। शिक्षण को बेहतरीन बनाने का तरीका है ये तरीका है शिक्षण सूत्रों के माध्यम से। तो ये व्याकरण शिक्षण की ये है निगमन विधि के शिक्षण सूत्र, जिसको हमने अभी पढ़े हैं। ये सब निगमन विधि के शिक्षण सूत्र है कि नियम से उदाहरण की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, जितने भी चीजें हैं ये सभी शिक्षण सूत्र हमने पढ़े हैं। ये सभी शिक्षण सूत्र जो है निगमन विधि के शिक्षण सूत्र है। आगे हम बढ़ते हैं निगमन विधि के रूप। अब इसके रूप कितने होते हैं, प्रकार जिसको बोलते हैं। एक तो सूत्र विधि हो सकती है निगमन विधि में, एक पाठ्यपुस्तक विधि हो सकती है। अब आते हैं सूत्र विधि के अंदर। सूत्र विधि के अंदर साफ लिखा हुआ है, सूत्र विधि का शाब्दिक अर्थ होता है सूत्र होना, सूत्र बताना। सूत्र विधि मतलब सूत्र बताना। शाब्दिक अर्थ ये होता है कि इस विधि में शिक्षक जो है विद्यार्थियों को पहले नियम बताएगा, सूत्र बताएगा, सिद्धांत बताएगा, उसके बाद में फिर उदाहरण देगा। तो पहला पॉइंट यह है कि पहले नियम, सूत्र या सिद्धांत कोई भी चीज हो सकती है, पहले नियम बताना है, फिर उसके बाद में उदाहरण देना है। ये बात की बात है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है उका सवर्ण दीर्घ। हमने उदाहरण क्या लिया है, नियम लिया है। सबसे पहले पॉइंट हमारा ये रहेगा, क्योंकि निगमन विधि है तो इसमें सबसे पहले नियम लेना पड़ेगा। तो निगमन विधि में अपने सूत्र विधि है, तो ये सूत्र विधि में सूत्र है, ये अका सवर्ण दीर्घ, ये एक सूत्र है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर चल रहे हैं। तो सूत्र विधि हमारी चल रही है दो प्रकार के, इसके निगमन विधि का दो रूप है, सूत्र विधि और पाठ्यपुस्तक विधि। सूत्र विधि में सूत्र आएगा अका सवर्ण दीर्घ। तो अका सवर्ण दीर्घ शाब्दिक अर्थ मानेंगे, ऐसे लगाकर कहता सवर्ण में समान वर्ण हो, दीर्घ यानी उसको दीर्घ संधि होती है, समान वर्ण बरोबर दीर्घ। ये नियम हमने बताया। नियम से उदाहरण की ओर चल रही है विधि, तो नियम बताया कि स्वर प्लस समान वर्ण बरोबर दीर्घ संधि, ये नियम हो गया। ये नियम ये बता रहा है, ये नियम बता रहा है कि स्वर समान वर्ण दीर्घ संधि। तो इत्यादि जितने भी है ये सूत्र है अका सवर्ण दीर्घ, नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली विधि। आगे हम बढ़ते हैं पाठ्यपुस्तक विधि। अब पाठ्यपुस्तक विधि क्या कह रही है कि इस विधि में छात्र को व्याकरण की पाठ्यपुस्तक पहले ही दे दी जाती है, और छात्र व्याकरण की पुस्तक में दी गई संज्ञा वो पहले पढ़ता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष क्रिया, विशेषण आदि की परिभाषा पुस्तक से रट लेता है, और इसमें विद्यार्थी को भाषा का ज्ञान हो जाता है। अब छात्र जो है व्याकरण में संज्ञा पढ़ेगा, सर्वनाम पढ़ेगा, विशेषण पढ़ेगा, काल पढ़ेगा, समास पढ़ेगा, संधि पढ़ेगा, जो जितने भी व्याकरण है सबसे पहले उसके नियम पाठ्यपुस्तक से पढ़ेगा, फिर उसके बाद में उदाहरण देगा। पहले पाठ्यपुस्तक से नियम जान लेगा, नियम जानने के बाद फिर उदाहरण देगा, क्योंकि हम निगमन विधि पढ़ रहे हैं, पहले नियम पढ़ेगा बाद में उदाहरण पढ़ेगा। निगमन में नी प्लस दिया हुआ है तो उसका मतलब नियम से उदाहरण की ओर चलना। तो निगमन विधि ऐसी है कि नियम से हम उदाहरण की ओर चल रहे हैं। पाठ्यपुस्तक विधि में यही है कि पाठ्यपुस्तक जब उसके पास रहेगी, पहले पाठ्यपुस्तक में नियम देखेगा, उसके बाद में उदाहरण देखेगा। आगे हम बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। अब हम आते हैं निगमन विधि के गुण।
अब गुण आते हैं। अब गुण क्या होते हैं? यह विधि पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। पाठ्यक्रम जल्दी पूरा कराया जा सकता है, क्योंकि नियम यदि याद हो गए तो पाठ्यक्रम पूरा हो सकता है, जल्दी हो सकता है। अध्यापक विद्यार्थी दोनों के क्रम में परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि में परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि मानसिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए परिश्रम करना पड़ता है। नवीन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, क्रमबद्ध ज्ञान का प्राप्त होता है, तीव्र गति से चलने वाली विधि है और उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। आगे हम बढ़ते हैं, भाषा संसर्ग विधि। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, अब आते हैं तीसरी विधि है। ये हमारे तीसरी विधि है। पहले हमने पढ़ा था आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, अब तीसरी है भाषा संसर्ग विधि, जिसके अंदर भाषा समवाय विधि भी कैसे है, भाषा सम्मिलित भाषा है। संसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है साथ साथ होता है। जब शिक्षक भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान कराता है तो इस विधि को भाषा संसर्ग विधि कहते हैं। इसमें व्याकरण का ज्ञान करा रहे हैं, जैसे पाठ पढ़ाते समय व्याकरण से संबंधित कोई शब्द आने पर उसे समझा दिया जाता है, जैसे संज्ञा को समझा दिया जाता है, दूसरा सर्वनाम को समझा दिया जाता है, तीसरा विशेषण को समझा दिया जाता है, इत्यादि जितने भी चीजें हैं, जितने भी व्याकरण है, व्याकरण को पहले समझा दिया जाता है, भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। भाषा संसर्ग जैसे नाम से दिया हुआ है, भाषा में का साथ साथ होना, व्याकरण के साथ साथ होना, तो ये सब क्या है, व्याकरण के साथ साथ ज्ञान कराना भाषा संसर्ग विधि है। व्याकरण का साथ साथ ज्ञान कराया जाता है। इसमें यदि दोहे हैं हमारे पास तो दोहे के अंदर हमें व्याकरण का पहले ज्ञान कराना है, उसमें संज्ञा बताना है, उसमें सर्वनाम बताना है, उसमें क्रिया बतानी है, उसमें विशेषण बताना है, क्या विशेषण है, उसमें क्या क्रिया है, क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, जितनी भी चीजें व्याकरणिक चीजें जितनी भी है, तो दोहे के अंदर व्याकरण की चीजें छाट करके जो है हम उसको लिख लेते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में भाषा संसर्ग विधि में, कि इस विधि में सफलता प्रामाणिक पुस्तकों पर आधारित होती है, क्योंकि इन पुस्तकों में अशुद्धियां कम होती है। और इस विधि को मानने वाले कहते हैं कि बालकों को व्याकरण की शिक्षा अलग देने की जरूरत नहीं है, व्याकरण की शिक्षा अलग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने व्याकरण पहले ही पढ़ लिया है। भाषा संसर्ग विधि में दोहों में जो व्याकरणिक शब्द है, व्याकरणिक क्रियाएं हैं, व्याकरणिक विशेषण है, जितनी भी चीजें व्याकरणिक है वो सभी व्याकरण जो है दोहे में उन्होंने पढ़ लिया है, और अलग से उन्होंने व्याकरण को बताने की जरूरत नहीं है, अलग व्याकरण पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोहों के अंदर उन्होंने व्याकरण पढ़ लिया है, नियम को जान लिया है। अब आते हैं व्याकरण के बिना ही भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखना इस प्रकार शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करती है। यह उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है शिक्षण सूत्र के माध्यम से। इसमें व्याकरण की अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोहों के अंदर ही जो है शिक्षक छात्र जो है उस व्याकरण को पढ़ रहा है, उसके नियमों को पढ़ रहा है, अलग से उसको व्याकरण पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम वो खुद ब खुद ही पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जान रहा है। ये भाषा संसर्ग विधि है जो भाषा के अंदर व्याकरण प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं इसके गुण क्या है, ये प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बताया, ये प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी। कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्याकरण के अंदर प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि कौन सी है, तो हमें बताना है भाषा संसर्ग विधि, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत जरूरी होता है कि कौन से स्तर के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, कौन से स्तर के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, तो ये पॉइंट जरूरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको याद आपको करना है। अब आते हैं चौथा पॉइंट, समवाय विधि। तो इस विधि में रचना, कहानी, गद्य, पद्य, व्याकरण आदि की शिक्षा देने के साथ साथ छंद की शिक्षा दी जाती है, फिर अलंकार की शिक्षा दी जाती है। साथ साथ में क्या छंद भी बताए जाते हैं, रचना में, पद्य भाग में तो छंद बताए जाते हैं, अलंकार भी इनमें बताए जाते हैं, छंद के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। यह होती है समवाय विधि, जो छंद के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, उसमें राग, लय, गति इत्यादि चीजें होती है। छंद में जो भी चीजें होगी, राग होगा, लय होगा, गति होगी, तो छंद होंगे, अलंकार होंगे, ये सब सारी चीजें जो है पद्य भाग में ज्यादा आती है, पद्य भाग में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये जो समवाय विधि है पद्य भाग की विधि है। आगे बढ़ते हैं, भंडारकर विधि। जैसा कि मैंने आपको बताया दिया था पहले ही कि ये पांचवी विधि है हमारी भंडारकर विधि। भंडारकर विधि मोस्ट पॉपुलर विधि है। इस विधि में बस आपको यही जानना है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना भंडारकर विधि कहलाती है। एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना, चाहे वो संस्कृत को हिंदी में हो, हिंदी को संस्कृत में हो, संस्कृत को इंग्लिश में हो, या हिंदी को अंग्रेजी में हो, किसी में चीज में आपको भाषा को जब ट्रांसलेट किया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना, ये जो भंडारकर विधि कहलाती है। इसके लेखक जो है वो भी भंडारकर ही है, आपको लेखक को भी याद करना है, इसके लेखक भी भंडारकर है। अब आते हैं शास्त्रीय विधि है। यह विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। ध्यान रखना कि सर्वाधिक प्रचलित विधि है दूसरी भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इस विधि में शिक्षक पहले दूसरी भाषा का सैद्धांतिक ज्ञान कराया जाता है, जिसमें शब्द, वाक्य संरचना, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम,
विधि में मातृभाषा में प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखना, सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा, अध्यापक क्या करेगा भंडारकर विधि में, सबसे पहले उसको व्याकरणिक ज्ञान लेगा, व्याकरणिक ज्ञान के बाद में उसका दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन जैसे हो जाएगा तो भंडारकर विधि कहलाएगी। व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं इसको, क्योंकि बिना व्याकरण के भाषा अधूरी है, बिना नींव के मकान अधूरा है। इसलिए नींव मजबूत करने की भाषा के अंदर यही है कि नींव मजबूत की जाती है। नींव क्या है भाषा की, वो व्याकरण है। व्याकरण की चीजें हमें पता है तो ये समझ लीजिए साहित्य की चीजों खुद ब खुद पता चल जाएगी, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान हमें है तो साहित्य की रचना खुद ब खुद कर लेंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले यह है कि व्याकरण ज्ञान अनिवार्य है, व्याकरण पता होना बहुत जरूरी है। तो भंडारकर विधि यही कह रही है कि व्याकरण का ज्ञान बहुत जरूरी है। व्याकरण हमें पता है तो हम साहित्य की रचना खुद ब खुद ही कर लेंगे, किताबें खुद ब खुद ही बना लेंगे। तो व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। तो इसमें यही कह रहा है, अपने इस भंडारकर विधि में यही कहा जा रहा है कि व्याकरण अनुवाद विधि, इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्याकरण अनुवाद विधि। इसके अंदर यह होता है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, मतलब व्याकरण पता है तो ही हम अनुवाद कर पाएंगे, बिना व्याकरण के हम अनुवाद नहीं कर सकते। इसलिए एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना भंडारकर विधि कहलाती है, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करना भंडारकर विधि कहलाती है। व्याकरण अनुवाद विधि भी होती है, इसको व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है व्याकरण अनुवाद विधि, फर्स्ट नाम है इसका भंडारकर विधि। तो भंडारकर इसके खुद के लेखक है और भंडारकर विधि उन्होंने बना दी है, जिसके अंदर व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं भाषा, एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। तो इस विधि का नाम डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। अब ध्यान रखना, ये जो भंडारकर है, ये जो लेखक है, इसी के लेखक है, इसको भंडारकर विधि भी रखा गया है। सर्वप्रथम संस्कृत शिक्षण के लिए प्रयोग विधि है ये, संस्कृत से अंग्रेजी में, जैसा मैंने आपको बताया कि एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना। अब यहां पर लिखा गया है कि संस्कृत से अंग्रेजी में, तो संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं, अंग्रेजी से संस्कृत में कर सकते हैं, आदि अनुवाद किया जा सकता है। तो एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना भंडारकर विधि है, व्याकरणिक विधि है। व्याकरण की जानकारी हमें जब होगी तभी हम जो है एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फिर हम साहित्यिक रचना भी कर सकते हैं, कविता भी बना सकते हैं, उसके अलावा कई चीजें कर सकते हैं। भाषा की जानकारी हमें है, व्याकरण की जानकारी है, तो कविता रचना इत्यादि, वाक्य रचना बनाना, कविताएं बनाना, पुस्तकें लिखना, तो ये सारी चीजें जो है व्याकरण के द्वारा की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में कि प्राचीन काल में इस विधि के द्वारा शास्त्रों का ज्ञान कराया जाता है, अतः इसे शास्त्रीय विधि भी कहते हैं। हालांकि भंडारकर विधि में आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक तो भंडारकर विधि का दूसरा नाम है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा नाम है शास्त्रीय विधि। तो भंडारकर विधि और व्याकरण अनुवाद विधि ही आपको याद करना है। व्याकरण भंडारकर विधि, व्याकरण अनुवाद विधि है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके गुण क्या है? गुण यह है कि मातृभाषा का प्रयोग करना। पहला गुण, पठन लेखन कौशल का विकास होता है इसमें माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि। अब ध्यान रखना, जो भी स्तर हेतु जहां पर भी आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जहां पर भी स्तर आ रहा है कि स्तर हेतु उपयोगी है तो वो पॉइंट मोस्ट पॉपुलर बन जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्तर हेतु उपयोगी है। तो भंडारकर विधि हमारे माने तो माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना, पहला यह है, इसमें सूत्र आते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है शिक्षण सूत्र दूसरा है। सरल से कठिन की ओर चलना तीसरा सूत्र है। अध्ययन करा जाता है। ये जितने भी चीजें हैं ये शिक्षण सूत्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी विधि को पढ़ेंगे उसके शिक्षण सूत्र होते हैं, वो शिक्षण सूत्र की हमें जानकारी रहना जरूरी है। किस विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षण को महत्वपूर्ण बनाना, शिक्षण को उपयोगी बनाना, शिक्षण को बेहतरीन बनाना शिक्षण सूत्रों का योगदान है। शिक्षण को बेहतरीन बनाना अध्यापक, तो समझ लीजिए उनका शिक्षण सूत्र उनका पढ़ा हुआ है, उनका शिक्षण सूत्र उन्होंने ज्ञात कर लिया है, इसलिए वो अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग है। आगे हम बढ़ते हैं। भाषा कौशलों में दक्षता प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य है। इसके आगे पढ़ते हैं पद्य शिक्षण की विधियां। अब आते हैं हम पद्य शिक्षण की विधियां। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पद्य शिक्षण ज्यादा कठिन नहीं है। पद्य शिक्षण में दो ही शिक्षण विधियां ऐसी है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे व्याकरण विधियों में हमने दो ही विधियां, आगमन निगमन विधि। निगमन नी जहां पर पहले आ रहा है तो उसका मतलब नियम से उदाहरण की ओर। अब आते हैं दूसरे अपनी है पद्य शिक्षण विधियां। अब पद्य शिक्षण विधियों में दो ही विधि आपको याद करना है, दंडान्वय और खंडान्वय। खंडान्वय विधि उसे कहते हैं, पहले स्वस्वर वाचन करेंगे दोहे का, फिर उसके बाद में साहित्यिक प्रश्न पूछेंगे। और दंडान्वय विधि में क्या है, सस्वर वाचन करेंगे पद्य का भाग का, दोहे का,
फिर उसके बाद में दंडान्वय में व्याकरणिक प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें एक में साहित्यिक प्रश्न है, दूसरे में व्याकरणिक प्रश्न है, एक में भावात्मक प्रश्न है, दूसरे में व्याकरणिक प्रश्न है। बस इतना ही है कि एक में साहित्यिक प्रश्न होंगे, दूसरे में व्याकरणिक प्रश्न होंगे। बस इतना ही है दंडान्वय और खंडान्वय विधि में अंतर, इससे ज्यादा नहीं है। दंडान्वय खंडान्वय विधि दो ही विधि आती है पद्य शिक्षण में, बहुत मोस्ट पॉपुलर विधियां, मोस्ट इंपोर्टेंट विधियां है, इसलिए दंडान्वय और खंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि में पहले स्वस्वर वाचन होगा, फिर उसके बाद में उसमें व्याकरणिक प्रश्न होंगे, और खंडान्वय विधि में पहले स्वस्वर वाचन होगा, फिर उसके बाद में उसमें साहित्यिक प्रश्न होंगे। आगे बढ़ते हैं इस परिभाषा में कि जिस रचना में यति, क्योंकि पद्य भाग है तो यति होगी, गति होगी, लय होगा, चरण होगा, मात्रा या वर्णों की संख्या का ध्यान रखा जाता है, रखकर शब्द योजना की जाती है, वो व्याकरण ये अपने पद्य भाग होता है या पद्य भाग की विधियां है। तो पद्य की परिभाषा क्या है? इसमें लय होगा, लय, गति, ये जितने भी चीजें हैं, जितनी भी होगी, इनको आपको शाब्दिक अर्थ ये जानना है। तो पद्य में छंद और अलंकार, इसमें होता है छंद, छंद और अलंकार की विधियां। अलंकार, छंद एवं अलंकार की जो दोनों चीजें जिसमें आएगी वो हो जाएगी अपनी व्याकरणिक ये पद्य शिक्षण विधियां। तो छंद हम माने तो किसमें छंद भी आता है जिसमें यति, गति, लय, चरण इत्यादि होते हैं, मात्राएं होती है। अलंकार भी आता है जिसके अंदर वर्णों और भी कई चीजें होती है। तो इस तरीके की जो शब्द योजना होती है वो हमारी होगी पद्य शिक्षण योजना, पद्य शिक्षण विधियां। अब आते हैं, जैसे हमने एक दोहा लिया है, ये दोहा है मंगल भवन या मंगल हारी त्रव वसु दशरथ अजर बिहारी। जैसे सबने ये दोहा पढ़ा हुआ है, ये सबने लगभग सभी को दोहा याद है। तो ये दोहा है, तो इसमें क्या है कि छंद है, छंद है, इसमें अलंकार है। तो ये भाग ही क्या हो गया? पद्य का हो गया। भाव प्रदान सरस रचना पद्य कहलाती है जिसमें रसानुभूति होती है। तो ये दोहा है, इसमें रसानुभूति भी हो रही है, छंद भी है, अलंकार भी है कि मंगल भवन या मंगलहारी त्रवव सुदशरथ अजीर बिहारी। ये एक दोहा है, दोहा है मतलब ये एक पद्य भाग है, और पद्य भाग है, इसमें छंद अलंकार सब सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। उद्देश्य, अब अपने पद्य शिक्षण की क्या उद्देश्य है कि अधिगम करता या विद्यार्थियों को रसानुभूति, भावानुभूति, सौंदर्यानुभूति तीनों की अनुभूति कराता है। क्योंकि छंद है इसलिए तीनों की अनुभूति होगी, तो ये तीनों की अनुभूति होती है। श्रवण कौशल का विकास करना, पहला इसका शिक्षण उद्देश्य क्या है? श्रवण कौशल का विकास होता है। साहित्य के प्रति रुचि जागृत होती है, चरित्र निर्माण होता है, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, इसमें चिंतन शक्ति का विकास होता है। जैसे कल्पना बोले या चिंतन शक्ति बोले एक ही बात है, तो ये दोनों चीजें एक ही है, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। छात्रों को शब्द योजना, शब्द शक्तियां, छंदों, अलंकार और रसों आदि को काव्य तत्वों का ज्ञान कराया जाता है इस पद्य भाग में, और सृजनात्मक शक्ति का विकास कराया जाता है। अब ये शब्द शक्तियां, जैसा कि मैंने आपको बताया, शब्द शक्तियां तीन है हमारी भाषा के अंदर, एक तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये तीन शब्द शक्तियां हैं, जो शब्द ब्रह्म भी है, शब्द वाक शक्तियां भी है, वाक सिद्धि भी है। जैसे कि मैंने आपको शब्द सिद्धि प्राप्त करना है तो इन शब्द शक्तियों को जाना जाता है। व्याकरण में ही है ये शब्द शक्तियां, इसलिए हमारे पद्यभाग में भी है शब्द शक्तियां। तो क्योंकि सांकेतिक प्रयोग किया जाता है अभिधा के द्वारा, लक्षणा लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है, व्यंजना व्यंग्य प्रयोग किया जाता है। तो ये सब शक्तियां, तीनों शब्द शक्तियां हैं, इन शब्द शक्तियों के माध्यम में वाक सिद्धि प्राप्त होती है, जो शब्द शक्ति प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। अब आते हैं पद्य शिक्षण की विधि है। जैसा कि मैंने आपको बताया दो तरीके की विधि है, खंडान्वय और दंडान्वय। खंडान्वय में क्या होता है? सस्वर वाचन, सहस्वर वाचन और साहित्यिक प्रश्न प्लस साहित्यिक प्रश्न, प्रश्नोत्तर। अब आता है दंडान्वय में। दंडान्वय में होता है सहस्वर वाचन, व्याकरणिक प्रश्न, व्याकरणिक प्रश्न। बस इतना ही अंतर है, एक में सहस्वर वाचन दोनों में हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक में तो साहित्यिक प्रश्न हो रहे हैं, एक में व्याकरणिक प्रश्न हो रहे हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि चीजों का जानकारी हमारे हो रही है। तो खंडान्वय विधि में जो हो रहा है वो साहित्यिक प्रश्न हो रहा है, और दंडान्वय विधि में हो रहा है व्याकरणिक प्रश्न हो रहा है। बस इतना ही जानकर रखें। अब आते तुलनात्मकता का अध्ययन। एक दोहे को बताना और उसके बाद दूसरे दोहे को भी बता देना। एक दोहे से सम्मिलित दोहा,
दूसरे दोहे को बता करके तुलनात्मक प्रश्न किए जाते हैं। इसमें तुलनात्मक प्रश्न करने वाली विधि है ये तीसरी वाली। फिर गीत अभिनय विधि, व्याख्या विधि, समीक्षा विधि, रसास्वादन, अर्थबोध विधि। तो तुलनात्मक विधि में तुलना की जाती है, तुलनात्मक प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न किए जाते हैं इसमें, इस विधि में तुलनात्मकता के जो प्रश्न किए जाएंगे वो तुलनात्मक विधि कहलाएगी। तो ये सब विधि जो है मैंने आपको बताई थी, खंडान्वय, दंडान्वय और तुलनात्मक विधि, तीन इंपॉर्टेंट विधियां और सब सरल विधियां हैं। व्याख्या विधि सरल है, समीक्षा विधि सरल है, अर्थबोध, ये जो भी विधियां सब सरल है, लेकिन बस आपको तीन विधि याद करनी है। खंडान्वय विधि में आपको ध्यान रखना है कि सस्वर वाचन होता है, फिर उसके बाद में साहित्यिक प्रश्न होते हैं खंडान्वय विधि में, और दंडान्वय विधि में सस्वर वाचन, फिर उसके बाद में व्याकरणिक प्रश्न, फिर उसके बाद में तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में ये होता है कि एक दोहा से द्वारा जो जुड़ा हुआ दोहा है, एक दोहा हमने कहा है अध्यापक ने, उससे जुड़ा हुआ दोहा भी और बता दिया, तो उन दोनों दोहों को तुलनात्मकता में अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मकता के प्रश्न किए जाते हैं, तो वो तुलनात्मक विधि कहलाती है। तो तुलनात्मक विधि का ये हो गया कि तुलनात्मक प्रश्न करना। तो ये जब खंडान्वय, दंडान्वय, तुलनात्मक विधि, तो ये तीनों विधियां बहुत मोस्ट पॉपुलर विधियां हैं, तीनों विधियां आपको याद करनी है, बहुत सरल विधियां हैं, ज्यादा हार्ड विधियां नहीं है, बहुत सरलता से इसका अध्ययन किया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में पद्य शिक्षण विधियों में खंडान्वय विधि में। खंडान्वय विधि में देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, पहले सस्वर वाचन फिर भावात्मक प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। इसके जनक, अब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसके जनक कौन है, तो इसके जनक जो होते हैं वो बहुत मोस्ट पॉपुलर हो जाता है, इसलिए सुकरात है। प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि, अब ध्यान रखना ये भी बहुत मोस्ट है, क्योंकि इसमें प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है, ये इंपोर्टेंट है। इसका विकास प्रश्नोत्तर विधि से शुरू हुआ है। इस विधि वर्णनात्मक ऐतिहासिक कविताओं के लिए उपयोगी विधि साबित होती है। आगे हम बढ़ते हैं, कविता के खंड करके, सबसे पहले इसमें कविता के खंड किए जाते हैं, क्योंकि खंडान्वय है, कविताओं के खंड करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। खंड का मतलब है टुकड़े करना, पहले दोहे को बताना और उन खंडों को क्रमबद्ध रूप से कविता पाठ करना, मतलब क्रमबद्ध रूप से कविता पाठ किया जाता है। और सर्वप्रथम खंड का सस्वर वाचन करके प्रश्नोत्तर करता है, इसके बाद उसी से मिला हुआ द्वितीय खंड का सस्वर वाचन करके प्रश्नोत्तर करता है। तो इसका कहने का शाब्दिक अर्थ यही है कि पहले सस्वर कवि क्या अध्यापक क्या करता है, पहले जो है दोहे का सस्वर वाचन करता है। खंड मतलब यदि उस दोहे में कठिनता है, ज्यादा कठिनता है, तो उसके खंड खंड करेंगे, उसके मतलब कि थोड़ा खंड खंड करना है, फिर उसके बाद में उसके अंदर साहित्यिक प्रश्न पूछने हैं, जो प्रश्नोत्तर करना है, फिर उसके बाद में दोहे से सम्मिलित प्रश्न, दोहे से संबंधित प्रश्नोत्तर पूछने हैं। तो ये हो गई खंडान्वय विधि। अब आते हैं हम दंडान्वय विधि में। अब दंडान्वय विधि में क्या है, पहले सस्वर वाचन होगा, फिर व्याकरणिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके प्रवर्तक भी सुकरात है, तो ध्यान रखना दोनों के प्रवर्तक सुकरात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दंडान्वय और खंडान्वय विधि के प्रवर्तक कौन है, तो सुकरात है, और इन विधि के भी सुकरात है। ये प्राचीन विधि है, अत्यधिक और संस्कृत में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। शामपट्ट पर संस्कृत में इस विधि का प्रयोग करके श्लोक के अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, और अध्यापक श्लोक का शामपट्ट पर लिखकर सस्वर वाचन करता है, और इसके बाद श्लोक के पदों का व्याकरणिक करता है, कर्म है, क्रिया है आदि को व्यवस्थित करता है, और अन्वय करके भावार्थ करता है। तो इत्यादि जितनी भी चीजें दी गई है, व्याकरण की चीजें दी गई है, अध्यापक क्या करता है इस दंडान्वय विधि में, पहले सस्वर वाचन करेगा। सस्वर वाचन वो करने, दोहे का सस्वर वाचन करने के बाद में दोहे से संबंधित व्याकरण होगा उसको छाटेगा, और व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि दंडान्वय विधि में यही है, पहले सस्वर वाचन होने के बाद में क्वेश्चन होंगे, जो प्रश्न होंगे वो होंगे व्याकरणिक प्रश्न, ग्रामेटिकल क्वेश्चन, जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में इस विधि का प्रयोग वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अब ध्यान रखना, इसमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इस विधि में किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे उससे मिलता जुलता कोई भी उदाहरण, दूसरा उदाहरण दिया जाता है, जो बता दिया जाता है। तो इसमें दूसरा उदाहरण भी दिया जाता है, ताले तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। दोहा जैसे इसमें दे दिया, कमन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं हो यतात भाई, जैसे आपने सुना हुआ दोहा है हमारे रामायण का दोहा है, कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं होए तात भाई। अब इससे मिलता जुलता दोहा दूसरा दोहा बता दिया गया है, तो इन दोनों दोहों को जोड़ करके हम जो दंडान्वय विधि में प्रयोग करेंगे, तो इसमें से सबसे पहले हम मानेंगे व्याकरणिक प्रश्न छाटेंगे। पहले सस्वर वाचन हमने किया है कि कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं होए तात भाई, पर सस्वर वाचन किया है। फिर अब इसमें व्याकरणिक प्रश्न हमने माना है कि एक तो जो है, नहीं है, जग है, शाब्दिक अर्थ भी इसमें मानेंगे, तो व्याकरणिक प्रश्न मानेंगे। तात है, तो ये सब व्याकरणिक प्रश्न है, जो जग, जो नहीं, तात,
इत्यादि जो है इसमें जो शब्द दिए गए व्याकरणिक प्रश्न, व्याकरणिक शब्द है तो व्याकरण इसमें समाहित है। तो इसके बाद में हमें व्याकरण के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुटअप किया जाता है। जग बोलेंगे तो हम संसार है, जग का संसार इत्यादि जो चीजें हैं ये सब किए हुए हैं, तो इसलिए ये व्याकरणिक प्रश्न पूछते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसी चीज में। व्यास विधि, व्यास विधि को बोलते हैं प्रवर्तक विधि। प्रवर्तक इसके कौन है? श्रीधर व्यास। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि श्रीधर व्यास इसके प्रवर्तक है, जो उच्च प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है। अब ध्यान रखना, ये जितने भी आ रही है उच्च प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी, प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी, माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो विधि है व्यास विधि उच्च प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है। तो हमें ये जानकर रखना बहुत जरूरी है कि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। उच्च कक्षाओं में उच्च श्रेणी के भाव प्रदान कविताओं को पढ़ने के लिए किया जाता है। कवि सम्मेलन में कवि कविता सुनाने के लिए प्रयोग करता है। आगे हम बढ़ते हैं तुलना विधि में। अब तुलना विधि में एक दोहा बता दिया गया है, दूसरा दोहा बता दिया गया है। इसमें दो दोहे बताएंगे, दो समान दोह से, समान दोहों से तुलनात्मक प्रश्न करना, तुलनात्मक प्रश्न करना तुलना विधि कहलाती है। दो दोहे होंगे, समान दो दोहे होंगे। अध्यापक क्या करेगा? एक दोहा पढ़ेगा, फिर उसके समान जो दूसरा दोहा पढ़ेगा, वो दो दोहे सब जो समान होंगे, तो उसके बाद में उसके तुलनात्मक प्रश्न करेगा। उन दोनों से जोड़ करके फिर प्रश्न पूछेगा, तो वो तुलनात्मकता का अध्ययन हो गया, वो तुलनात्मक विधि कहलाती है। जैसा कि इसका भावार्थ हम पढ़ते हैं, हम इसका भावार्थ भी पढ़ते हैं कि इस भावार्थ में क्या कह रहा है। कि इस विधि में कवि पहले कविता का सस्वर वाचन करता है और बाद में भावार्थ समझता है। सस्वर वाचन के बाद कवि की कविता से मिलते जुलती जो दूसरी कविता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरी कविता सुनाता है तथा भाव स्पष्ट करता है। और इसके बाद अध्यापक दोनों कवियों की कविताओं से तुलनात्मक प्रश्न पूछता है। अब ध्यान रखना, तुलनात्मक प्रश्न पूछ रहा है अध्यापक, तो ये तुलनात्मक प्रश्न पूछना ही तुलनात्मक विधि है। तुलनात्मक प्रश्न पूछना ही तुलनात्मक विधि है। दो दोहे इसमें पूछे जाएंगे, दो दोहे इसमें अध्यापक बताएगा जो दोनों दोहे समान है, उस समानता से उसमें तुलनात्मक प्रश्न पूछेगा कि भाई इसमें क्या है, इसका क्या भाव है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या भावार्थ है, तो वो दोनों दोहे से पूछेगा। तो ये तुलनात्मकता का उसमें अध्ययन होगा, जो तुलना विधि उसमें कहलाती है। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में, व्याख्या विधि। व्याख्या विधि जैसे नाम से यह है कि व्याख्या करना, तो व्याख्या करना उच्च प्राथमिक स्तर तो उपयोगी होती है, सॉरी मतलब उच्च माध्यमिक स्तर तो उपयोगी है, जो उच्च कक्षा जो होती है उसके लिए बहुत उपयोगी ये विधि है। अब उच्च कक्षाओं के लिए कैसे उपयोगी है? क्योंकि इसमें व्याख्या की जाती है, यह विधि उच्च कक्षाओं हेतु प्रयोग की जाती है। उच्च कक्षाओं में मीरा का योगदान रहता है, दूसरा सूरदास जी है, तीसरा तुलसी आदि कवियों की कविताओं हेतु प्रयुक्त की जाती है। अब ये मीरा है, उन्होंने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है, तुलसी ने लिखा है, तो वो दोहे जो थोड़े कठिन है, उन कठिन दोहों को समझने के लिए जो स्तर होता है वो थोड़ा उच्च लेवल का होता है। तो उच्च माध्यमिक हेतु उपयोगी विधि है। ये उच्च कक्षाओं में मान सकते हो, उच्च कक्षाओं में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों आ गए। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए हेतु उपयोगी विधि कौन सी है? हम मानेंगे तो व्याख्या विधि है। ये व्याख्या विधि ये कहती है कि एक टॉपिक पर आप बहुत विस्तृत तौर से व्याख्या कर सकते हैं। अब मीरा की जो कहानियां है, मीरा की जो कविता है बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें जो है करुणा का भाव है, उसके अंदर हो सकता है भगवान श्री कृष्ण में वीर रस का भाव है, तो इत्यादि जितने भी भाव है उसको समझने के लिए जो है ब्रेन का थोड़ा बड़ा होना बहुत जरूरी होता है। तो ब्रेन यदि उच्च कक्षाओं के जो विद्यार्थी होते हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो विद्यार्थी होते हैं, वो जल्दी समझ लेते हैं मीरा की भावनाओं को। जो मीरा की भावनाओं को समझ लेते हैं, तुलसी की भावनाओं को समझ लेते हैं, सूरदास की भावनाओं को समझ लेते हैं, तो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक हेतु उपयोगी विधि है व्याख्या विधि। तो इसलिए आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ा है कि जो जितने भी विधियां हैं वो आपके लिए कठिन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि व्याकरण जो विधियां हैं, व्याकरण की विधियां हैं वो बहुत सरल है। पहले हम उन विधियों को पहले संक्षिप्त रूप में जानेंगे, फिर उसका विस्तृत तौर से अध्ययन करेंगे। तो पद्य शिक्षण विधियों में पहले उसको संक्षिप्त जानेंगे, फिर उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्याकरण जो शिक्षण विधियां है उसमें आगमन निगमन विधि बहुत जरूरी है, भाषा संसर्ग विधि है, समवाय विधि है। तो ये जो जितने भंडारकर विधि है, तो व्याकरण की 3-4 विधियां हैं जिसको आपको याद करना है। और याद करने के ट्रिक मैंने आपको बता दिए कि आगमन निगमन विधि में से कोई में दो में से एक विधि याद कर लो, आप निगमन याद कर लो। निगमन में नी पहला लिखा हुआ है, तो नी यानी नियम से उदाहरण की ओर चलना, और आगमन में उसका विपरीत हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर चलना। अब आते हैं भंडारकर विधि में। भंडारकर विधि बहुत सरल है। भंडारकर विधि में क्या होता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना होता है, कि एक भाषा दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, तो वो व्याकरण विधि के द्वारा किया जा सकता है। तो एक भाषा दूसरी भाषा में अनुवाद करना भंडारकर विधि है। अब
भाषा संसर्ग विधि, भाषा संसर्ग विधि में साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान कराना। अब इसके अंदर जब दोहा हम पढ़ा रहे हैं, हमको दोहा पढ़ा रहे हैं, उस दोहे में जो है भाषा के साथ साथ उसके व्याकरण का ज्ञान हाथ करा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी भाषा संसर्ग विधि है उसके व्याकरण अलग से विद्यार्थियों को कराने की आवश्यकता नहीं है। वो विद्यार्थी जो है भाषा के दोहे के साथ साथ व्याकरण खुद ही कर रहा है, व्याकरण खुद ही स्वयं पढ़ सीख सकता है। अब आते हैं हमारी पद्य शिक्षण विधियों में। पद्य शिक्षण विधियों में ये इंपॉर्टेंट है कि खंडान्वय और दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि उसे कहते हैं सस्वर वाचन किया जाता है, फिर उसके बाद में व्याकरणिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये दंडान्वय विधि होगी। खंडान्वय विधि में खंड खंड किए जाते हैं, दोहे के थोड़े टुकड़े किए जाते हैं, फिर उसके बाद में साहित्यिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो हो गई खंडान्वय विधि में। अभी खंडान्वय दंडान्वय हो गई, फिर उसके बाद में कोई विधि है, व्याख्या विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि है, तो ये सब सरल विधि है। तो दंडान्वय खंडान्वय विधि है हमें याद करने। तो ये आज का हमारा टॉपिक इतना ही है आजकल के लिए। कल से फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तो इसलिए आप हमारा यही ध्येय है कि आप जल्दी से जल्दी जो है व्याकरण शिक्षण विधियों को पूरा करें, पद्य शिक्षण विधियों को पूरा करें। और आज का टॉपिक में हमारे व्याकरण शिक्षण विधियां हमने पढ़ी है, पद्य शिक्षण विधियां पढ़ी है। तो हिंदी भाषा के शिक्षण विधियों में कल मैंने आपको गद्य शिक्षण विधियां पढ़ाई थी, आज जो है हमने पद्य शिक्षण विधियां पढ़ी है, व्याकरण शिक्षण विधियां पढ़ी है। इसलिए इन तीनों विधियों को, इन तीनों में जो गद्य भाग है, पद्य और व्याकरण भाग है, इन तीनों की विधियों को आप याद कर लेवे, ट्रिक के सहित याद कर लेवे। सबसे सरल तरीका है उसको याद करने का, आपको ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है। आप इसके नए शब्द हैं आपके सामने, तो उसके सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ जाने, और नए शब्दों का शाब्दिक अर्थ जानने के बाद उसको विस्तृत तौर से अध्ययन करें, तो आपको वो सरल लगेगा। वो आपको पाठ भी सरल लगेगा, वो आपको गद्य भाग भी सरल लगेगा, वो आपको पद्य भाग भी बहुत सरल लगेगा। तो कठिनता नहीं है, ये सब सरल विधियां हैं। इसको सरल विधियों को 1 घंटे में आप पूरा करिए। तो इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। कल फिर आपके लिए फिर नए टॉपिक के साथ फिर आमंत्रित होंगे, इसलिए वेरी वेरी थैंक्स। आपसे कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, इसलिए वेरी वेरी थैंक्स।